उस रात वीर को 3 महीनों में पहली बार एक सुकून भरी नींद आई थी, क्योंकि उस रात उसे ऐसा लग रहा था कि जिस मकसद के लिए वो यहाँ आया था वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। और इस ख्याल भर से ही वीर के रोम रोम में सुकून छा गया था। अभी एक दिन पहले तक तो वो बहुत ही हताश और निराश महसूस कर रहा था। आखिर 18 साल के लड़के के लिए 3 करोड़ की रकम इकट्ठा करना कोई आसान बात नहीं है, खासकर वीर के लिए। पर अब सब कुछ बदल चुका था। अब उसके हाथ खजाना जो लग गया था। सुनहरे कछुए का कवच अभी भी उसके पास है, जो कम से कम 1 से 2 करोड़ तक की कीमत का होगा। इसके अलावा उसके पास काला क्रिस्टल भी है, जिससे वो आम एलियंस को डेवलप कर सकता है। और जब तक ये काला क्रिस्टल उसके पास है, तब तक 3 करोड़ रुपए कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है। हरी बिल्ली की लाश को जमीन पर पड़ा देखकर वीर कुछ देर तक सोचता है और फिर उसकी एनर्जी खुद हासिल करने के बजाय उसे एक शीशी में बंद करके सावधानी से अपने बैग में रख लेता है। अब उसे एक एलियन को पकड़ने की जरूरत है, जिसे वो काले क्रिस्टल की ताकत से डेवलप कर सके और फिर उसकी एनर्जी को पैसों के लिए बेच सके। अब जब उसके पास सीक्रेट ब्लड डेविल सोल का कवच है, तो वो आसानी से आम एलियंस के बजाय म्यूटेंट एलियंस का शिकार कर सकता है और इसमें उसकी जान को ज्यादा खतरा भी नहीं होगा। प्राइमरी एलियंस की ज्यादा कीमत नहीं होती है और एक आम एलियन को प्राइमरी एलियन में बदलने के लिए उसे कम से कम 1 दिन का इंतजार करना होगा। इसलिए वीर फैसला करता है कि वो कम से कम 1 म्यूटेंट एलियन की एनर्जी बेचेगा, ताकि उसे जल्द से जल्द 3 करोड़ रुपए मिल सके। बस यही सोचकर वीर पूरी तैयारी के साथ अपने कमरे से बाहर निकलता है। हालांकि जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वहाँ मौजूद कुछ लोग उसकी तरफ इशारा करके हंस रहे थे, मानो उसका मजाक उड़ा रहे हों। उनमें से कोई भी वीर के पास तक नहीं आ रहा था। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो कोई भूत हो। हैरानी की बात तो ये थी कि वो सभी लोग वीर की ही तरह पृथ्वीवासी थे, पर फिर भी वो सब वीर से दूर ही रहते थे। आमतौर पर जब पृथ्वी से कोई टाइटन ग्रह पर आता है तो फिर चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना हो, अगर उसकी मार्शल आर्ट्स की तकनीक थोड़ी बहुत भी अच्छी होती है तो उसे यहाँ कोई ना कोई साथी मिल ही जाता है और फिर वो लोग साथ मिलकर प्राइमरी एलियंस का शिकार करते हैं। पर वीर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर उसे देव आश्रम में एक भी साथी मिल जाता तो शायद उसे एलियंस का शिकार करने में और डेवलप होने में इतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन वीर का साथ देना तो दूर, उल्टा सब उससे दूर भागते थे। 3 महीने से ज्यादा टाइटन ग्रह में गुजारने के बाद वीर को अब इसकी आदत हो गई थी। इसलिए अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसका मजाक बना रहा है या उससे कोई दूर भाग रहा है। दरअसल उन लोगों के इस तरह के बर्ताव के पीछे भी एक कहानी है, जिसे याद करके वीर आज भी एम्बैरेस हो जाता है। 3 महीने पहले जब वो पहली बार देव आश्रम आया था, तब उसकी नजर एक बड़ी सी सफेद लोमड़ी पर पड़ी थी। पहले तो वीर उस लोमड़ी को देखकर काफी हैरान हुआ था, क्योंकि इस लोमड़ी की कद काठी पृथ्वी ग्रह की लोमड़ी से काफी अलग थी। पर फिर उसे एहसास हुआ कि वो इस समय पृथ्वी पर नहीं बल्कि टाइटन पर है और ये लोमड़ी कोई आम लोमड़ी नहीं बल्कि एक एलियन है। इस बात का एहसास होते ही वीर तुरंत ही अपना खंजर निकालकर उस सफेद लोमड़ी पर निशाना साधता है। वीर की तरफ उस सफेद लोमड़ी के पीछे का हिस्सा था, इसलिए वो लोमड़ी अपनी तरफ होने वाले वार को देख नहीं पा रही थी। इसी बात का फायदा उठाकर वीर पूरी सावधानी के साथ अपने खंजर से उस लोमड़ी पर पीछे से वार कर देता है। वीर का ये एक वार पूरे देव आश्रम में उसे और अवनी शेरगिल को मजाक का विषय बना गया था। क्यों? क्योंकि वो सफेद लोमड़ी कोई एलियन नहीं बल्कि अवनी शेरगिल खुद थी, जो वीर की ही तरह एक पृथ्वीवासी थी। जब वीर ने उस पर वार किया, उस समय डेविल सोल की शक्ति का इस्तेमाल करके अवनी ने अपना रूप बदल रखा था। अवनी शेरगिल पूरे देव आश्रम में सबसे ताकतवर लड़की थी। सीक्रेट जीन पॉइंट्स के साथ उसके फिजिकल डेवलपमेंट की पहली लेवल पूरी होने ही वाली थी और वो दूसरे लेवल की तरफ बढ़ रही थी। ऐसे में अभी अभी आया एक लड़का इस तरह से उस पर पीछे से वार करे, उसके लिए काफी बेइज्जती की बात थी और यही वजह थी कि यह हादसा सबके लिए मजाक बन गया था।
हालांकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अवनी के सामने इस बात का मजाक बनाए, लेकिन पीठ पीछे सभी इस बात पर हंसते थे और तभी से देव आश्रम में वीर सन के नाम से फेमस हो गया। इस हादसे के बाद से अवनी ने खुलेआम इस बात का ऐलान कर दिया कि देव आश्रम में अगर कोई भी वीर के साथ नजर भी आ गया तो वो इंसान बिना कुछ किए ही अवनी के दुश्मनों की लिस्ट में आ जाएगा। देव आश्रम में कोई भी अवनी की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। आखिर पानी में रहकर मगर से पैर कौन रखता है, और एक पल के लिए अगर कोई अवनी शेरगिल से दुश्मनी मोल लेना चाहे भी तो भी वीर रहेजा जैसे कमजोर इंसान के लिए ये कोई क्यों करना चाहेगा। बस यही वजह थी कि देव आश्रम में सभी वीर से अपनी दूरी बनाए रखते थे। जैसे वीर के लिए टाइटन ग्रह पर पहले से ही कम मुसीबतें थीं कि सोने पर सुहागा करने के लिए वो अवनी शेरगिल की ब्लैकलिस्ट में भी आ गया, पर वीर इसके लिए अवनी को गलत नहीं ठहरा सकता, क्योंकि गलती खुद वीर की ही थी। वो पहली बार सिर्फ अपने शहर से ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी से ही दूर किसी दूसरे ग्रह पर आया था और काफी ज्यादा नर्वस था। साथ ही साथ उसने कभी भी ना तो ऐसे अजीब से जानवर देखे थे और ना ही किसी को ऐसे रूप बदलते देखा था। हाँ, अपनी माँ के साथ वो एक सीरियल देखता था जिसमें लड़की अपना रूप बदलकर नागिन बन जाती थी, पर असल जिंदगी में उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। कम से कम इच्छाधारी लोमड़ी तो नहीं देखी थी, किसी फिल्म या सीरियल में भी नहीं। तो ऐसे में उससे इस तरह की गलती होना लाजमी था, पर फिर भी वो अवनी शेरगिल को कोई दोष नहीं देना चाहता था। यही क्या कम है कि उसकी इस गलती पर अवनी ने गुस्से में उसे जान से मारा नहीं, वरना 18 साल की कम उम्र में ही उसकी फोटो पर हार अच्छा नहीं लगता। देवाश्रम में टेलीपोर्ट होकर आने में एक ही बात सबसे अच्छी है, और वो ये कि यहाँ पर मौजूद लोग इसे सीक्वेंस में नहीं चुने जाते, इसलिए यहाँ पर वीर की जान पहचान का कोई भी नहीं है और तभी किसी को भी वीर का असली नाम भी नहीं पता। ये भी एक वजह है कि सभी लोग वीर को सन के नाम से ही जानते हैं। उन लोगों की बातों पर ध्यान दिए बगैर वीर बिना किसी से कुछ कहे अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है। आमतौर पर प्राइमरी एलियंस देव आश्रम से कुछ 10-12 किलोमीटर की दूरी पर पाए जाते हैं। इससे पहले वीर ने उस इलाके में जाने की कभी हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो इस लायक नहीं था कि प्राइमरी एलियंस का सामना कर सके। पर अब उसके पास उसका कवच है, इसलिए वो आसानी से प्राइमरी एलियंस का शिकार कर सकता है। पिछली बार तो एक तांबे के दांत वाले गैंडे का शिकार करने की कोशिश में पूरी तरह से घायल हो गया था, और दुख की बात तो ये थी कि वो एलियन प्राइमरी एलियंस की कैटेगरी में सबसे कमजोर एलियन था, पर फिर भी उसने वीर को पूरी तरह से घायल कर दिया था। पर अब वीर आसानी से उस तांबे के दांत वाले गैंडे को मार सकता था, पर फिर भी इस समय वीर उस तांबे के दांत वाले गैंडे का शिकार करने के बजाय फुर्तीले टिड्डे का शिकार करने का फैसला करता है। हालांकि प्राइमरी एलियन के तौर पर फुर्तीले टिड्डों का शिकार बहुत ही नाजुक होता है, और अगर उनकी कमजोर जगह पर वार किया जाए तो उन्हें एक आम खंजर से ही आसानी से मारा जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि फुर्तीले टिड्डे इतने तेज होते हैं कि आम आदमी के लिए उनकी स्पीड का मुकाबला कर पाना आसान नहीं होता, और उनके आरी जैसे तेज पैर आसानी से एक इंसान की हड्डी पसली एक कर सकते हैं। एक बार ये फुर्तीले टिड्डे अगर किसी इंसान पर वार कर दें तो वो भले ही मरे या ना मरे, लेकिन अपाहिज जरूर हो जाता है। बस इसीलिए बहुत ही कम लोग इन फुर्तीले टिड्डों के शिकार के लिए निकलते हैं, लेकिन वीर के लिए इन फुर्तीले टिड्डों का शिकार करना सबसे बेस्ट ऑप्शन था। चाहे ये कितने ही फुर्तीले और ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अंत में हैं तो प्राइमरी एलियंस ही। चाहे ये फुर्तीले टिड्डे किसी भी तरह से वार करें, लेकिन वीर के सुनहरे कवच को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और वीर आसानी से उन्हें मार सकता है। और सबसे जरूरी बात, इन फुर्तीले टिड्डों के हाथ, पांव और पंख कट जाने के बाद भी ये जिंदा रहते हैं। बस इसके बाद ये किसी पर वार नहीं कर पाते, इसलिए इस तरह से वीर आसानी से इन टिड्डों को अपने साथ ले जाकर काली क्रिस्टल की शक्ति की मदद से इन्हें एक म्यूटेंट एलियंस में बदल सकता है, और उसके बाद इनकी एनर्जी को बेच सकता है। और क्या पता, अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो कुछ फुर्तीले टिड्डों को मारकर उसे डेविल सोल भी हासिल हो सकती है। फुर्तीले टिड्डों की डेविल सोल एक तेज लंबे खंजर के आकार में होती है।
एक ऐसा हथियार जिसे चलाने में वीर ने महारत हासिल कर रखी है। हालांकि ये तेज लंबा खंजर कहने को तो प्राइमरी एलियन की डेविल सोल से बना एक हथियार है, लेकिन फिर भी सभी हथियारों में सबसे तेज है। यहाँ तक कि इसकी तुलना म्यूटेंट एलियंस की डेविल सोल से बने हथियार से की जा सकती है। क्योंकि फुर्तीले टिड्डों का शिकार खतरनाक होता है, इसलिए बहुत ही कम लोग इसके शिकार के लिए निकलते हैं और उससे भी कम लोगों के पास फुर्तीले टिड्डों की डेविल सोल से बना हथियार होता है। इसीलिए ये बहुत ही रेयर हथियार है और अगर इसे बेचा जाए तो इसकी कीमत 2 करोड़ से भी ज्यादा की होगी। इसलिए वीर चाहता था कि वो फुर्तीले टिड्डे की डेविल सोल को हासिल कर ले। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो फिर उसे म्यूटेंट एलियन की एनर्जी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे वीर फुर्तीले टिड्डों के इलाके के करीब जा रहा था, वैसे वैसे उसे कम से कम लोग दिख रहे थे और फुर्तीले टिड्डों के इलाके के आसपास तो उसे एक भी इंसान नजर नहीं आया। वीर जानता था कि इस इलाके में उसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है, इसलिए वो तेजी से चलने के बजाय बहुत ही धीमे धीमे कदम रख रहा था। वो पूरा इलाका लंबी घास और पेड़ से भरा हुआ था। ऐसे में इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि फुर्तीला टिड्डा कहाँ छुप कर बैठा होगा। एक छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है, इसीलिए जल्दबाजी में मरने से अच्छा है कि आराम से काम को अंजाम दिया जाए। आखिर दुर्घटना से देर भली होती है। वीर बस यही सोचे जा रहा था। फुर्तीले टिड्डों का सफाया। वीर सावधानी से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे घास में करीब 1 फुट लंबी हरे रंग की कोई चीज चिपकी नजर आई। अगर वो इतना सावधान नहीं रहता और ध्यान नहीं देता तो उसे यही लगता कि ये घास का ही हिस्सा है, न कि फुर्तीला टिड्डा जो एक ही वार में इंसान को अपाहिज बना सकता है। गहरे हरे रंग के उस फुर्तीले टिड्डे के पैर उसके शरीर से भी लंबे थे। साथ ही साथ उसके नाजुक शरीर के अपोजिट उसके पैर बहुत ही पहने और चमकदार भी थे। उसके पैरों की मजबूती की तुलना किसी उच्च श्रेणी के मिश्रित धातु से बड़ी आसानी से की जा सकती थी। वीर की किस्मत अच्छी थी कि इससे पहले कि वो फुर्तीला टिड्डा वीर को देख पाता, वीर की नजर उस पर पड़ गई, नहीं तो ये फुर्तीला टिड्डा उसकी जान ही ले लेता। सावधानी से आगे बढ़ते हुए वीर इस बात का अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि वो उस फुर्तीले टिड्डे के कितने नजदीक जा सकता है, जिससे कि उस फुर्तीले टिड्डे को उसकी आहट तक महसूस ना हो। उस फुर्तीले टिड्डे के करीब 6 फीट की दूरी पर आकर वीर वहीं रुक जाता है। वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अगर उस फुर्तीले टिड्डे को उसके वहां होने का आभास हो गया तो वीर छुपकर वार करने के अपने इस मौके को खो देगा। मौका देखकर वीर तेजी से घास से बाहर निकलता है और अपने खंजर से सीधे उसके पेट पर वार करता है। पर कहीं ना कहीं वीर ने उस फुर्तीले टिड्डे की स्पीड और खतरा पहचानने की शक्ति को नजरअंदाज कर दिया था। दरअसल फुर्तीले टिड्डे को वीर की आहट तभी लग गई थी जब वो तेजी से घास से बाहर निकला था। इसीलिए इससे पहले कि वीर पूरी तरह से उस पर वार कर सके, वो फुर्तीला टिड्डा तेजी से हवा में उड़कर अपने पैरों से वीर पर वार कर देता है। भले ही वीर समय से उस फुर्तीले टिड्डे के वार से बचता है और पीछे हट जाता है, पर फिर भी फुर्तीले टिड्डे के पैर वीर के माथे पर लग ही जाते हैं। जैसे लोहे से टकराने की आवाज आती है, ठीक वैसी ही आवाज पूरे इलाके में गूंज जाती है। क्योंकि वीर ने अपना सुनहरा कवच पहना हुआ था, इसलिए फुर्तीले टिड्डे के इस वार से वीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी उसे हल्का सा चक्कर आता महसूस हुआ, मानो कि उसका सिर किसी पत्थर से जा टकराया हो। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसके सुनहरे कवच पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। एक्साइटेड वीर इस मौके का फायदा उठाते हुए एक बार फिर अपने खंजर से उस फुर्तीले टिड्डे के पेट पर वार करके उसके 2 टुकड़े कर देता है। इस बार उसका निशाना अचूक था, जिसकी वजह से फुर्तीले टिड्डे को बचाव या वार करने का कोई मौका नहीं मिला। प्राइमरी एलियन फुर्तीला टिड्डा मारा गया। आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें।
ये कवच वाकई कमाल का है। जब तक ये मेरे साथ है मैं जिसे चाहूं उसे मार सकता हूँ और कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ तक कि म्यूटेंट एलियंस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक ये कवच मेरे साथ है तब तक मैं सुरक्षित हूँ। ठीक वैसे ही जैसे कटप्पा के होते बाहुबली का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने आखिरी ख्याल पर वीर खुद ही हंस पड़ता है, पर इस समय वो इतना खुश था कि उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। अचानक से ही वीर के अंदर एक नया जोश आ जाता है और वो इन फुर्तीले टिड्डों से छुपना बंद कर देता है, बल्कि वो तो सीना चौड़ा करके उस पूरे इलाके में ऐसे घूमने लगता है जैसे कि कितनी बड़ी जंग जीत कर आया हो। उसकी इस हरकत की वजह से वो कई फुर्तीले टिड्डों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। एक शातिर शिकारी की तरह वीर ने जानबूझकर ये जाल बिछाया था और एक एक करके सभी फुर्तीले टिड्डे उस पर वार करने के लिए सामने आ जाते हैं, लेकिन वीर के कवच की वजह से कोई उसे एक खरोच तक नहीं पहुंचा पाता। मौके का फायदा उठाते हुए वीर एक ही बार में एक एक करके उन सभी टिड्डों का काम तमाम कर देता है। प्राइमरी एलियन फुर्तीला टिड्डा मारा गया। आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। प्राइमरी एलियन फुर्तीला टिड्डा मारा गया। आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। वीर के दिमाग में लगातार गूंजती ये आवाज उसे एक उत्साह के साथ भरती जा रही थी। उसे पता भी नहीं चला कब उसने 50 से भी ज्यादा फुर्तीले टिड्डे मार गिराए। फुर्तीले टिड्डों के इलाके में मचे आतंक से अनजान देव आश्रम का एक अन्य सदस्य जय सहगल अपनी किस्मत को कोसता हुआ उसी फुर्तीले टिड्डों के इलाके की तरफ बढ़ रहा था। वीर की तरह जय भी एक पृथ्वीवासी था, बस फर्क इतना था कि वीर की पिता की मौत के बाद वीर की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी और जय एक बहुत ही बड़े घर से था। पर यहाँ पर अपना एक स्टेटस हासिल करने के लिए जय के पास अवनी शेरगिल का चेला बनने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। दरअसल जय को अपने फिजिकल डेवलपमेंट की लेवल को पूरा करने और श्रेष्ठ का स्टेटस हासिल करने के लिए अभी भी 100 जीन पॉइंट्स की जरूरत थी, जो किसी म्यूटेंट एलियन की एनर्जी से हासिल हुए हों। लेकिन इतने पॉइंट्स हासिल करना उसके अकेले की बस की बात नहीं थी। भले ही यहाँ देव आश्रम में उसके पास बहुत पैसा हो, पर हर चीज पैसों से खरीदना नामुमकिन होता है। जैसे पैसों से केवल आम और प्राइमरी एलियंस की एनर्जी ही खरीदी जा सकती है, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो म्यूटेंट एलियंस की एनर्जी बेचते हों। केवल अवनी शेरगिल जैसे ही लोग जिनके पास सबसे ज्यादा सीक्रेट ब्लड जीन पॉइंट्स हैं, वही म्यूटेंट एलियंस की एनर्जी बेच सकते हैं। लेकिन अवनी शेरगिल का भी एक उसूल है, उसके लिए पैसों से ज्यादा ईमानदारी और मेहनत मायने रखती है। ये भी एक वजह है कि जय को अवनी के ग्रुप में रहना इतना नहीं खलता और इसीलिए इस समय भी वो अवनी के लिए ऐसी जगहों की तलाश कर रहा था जहां पर इंसानों की मौजूदगी कम से कम हो और सीक्रेट ब्लड और म्यूटेंट एलियंस की तादाद ज्यादा हो। अगर ऐसी कोई जगह मिल जाती है तो अवनी अपने पूरे ग्रुप के साथ उन एलियंस पर हमला कर देगी और बदले में उसके ग्रुप के लोगों को उन एलियंस की एनर्जी मिल जाएगी। पिछले 1 महीने से जय ऐसी ही किसी जगह की तलाश कर रहा था, पर अफसोस उसे ऐसी कोई जगह नहीं मिली। अब तो उसका साथ लाया खाने पीने का सामान भी खत्म होने लगा था, इसीलिए उसने वापस देव आश्रम जाने की सोची। वो देव आश्रम की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे फुर्तीले टिड्डों का इलाका दिखा और वो एक बार इस इलाके का चक्कर लगाने की सोचता है। क्या पता जिस जगह की वो पिछले 1 महीने से तलाश कर रहा है ये वही जगह हो। हालांकि फुर्तीले टिड्डों के इलाके में घुसते ही उसे बहुत ही अजीब सा महसूस होता है। काफी अंदर आ जाने पर भी उसे एक भी फुर्तीला टिड्डा नहीं दिखता, जो बहुत ही ज्यादा अजीब बात थी। 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद उसे जमीन पर खून के निशान दिखाई देते हैं और उसे ये समझते देर नहीं लगती कि इस जगह पर क्या हुआ होगा। किसी ने फुर्तीले टिड्डों का सफाया कर दिया, पर किसने? अपने देव आश्रम में ऐसे एक ही 2 लोग हैं और वो भी ग्रुप में शिकार करते हैं। हालांकि यहाँ पर 1 से ज्यादा लोगों के होने के निशान नहीं दिख रहे।
तो क्या किसी ने अकेले? जय को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसे और भी ज्यादा खून के दाग नजर आ रहे थे। उन खून के निशानों का पीछा करते हुए जय एक छोटी सी पहाड़ी की तरफ चला जाता है। पर वहां पहुंचते ही जो नजारा उसके सामने होता है, उसे देखकर उसके कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। फुर्तीले टिड्डों की लाशों के ढेर के बगल में एक सुनहरे रंग का आदमी ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि दुश्मनों को मारने के बाद कोई सुपर हीरो। सूरज की रोशनी में वो आदमी ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी रोबोट को सोने का कवच पहना दिया गया हो। ओ भाई, क्या तुमने इन सभी फुर्तीले टिड्डों को मारा है? जय सुनहरे रंग के कवच पहने आदमी के आसपास देखता हुआ पूछता है। फुर्तीले टिड्डों की लाश से अभी भी खून बह रहा था, जिससे ये बात साफ थी कि उन टिड्डों को मरे हुए ज्यादा समय नहीं बीता है, पर सिर्फ एक अकेले आदमी ने इन सभी टिड्डों को मार गिराया। भले ही ये फुर्तीले टिड्डे अभी प्राइमरी एलियंस हों, पर फिर भी खतरनाक होते हैं। यहाँ तक कि देव आश्रम के सबसे ताकतवर योद्धा भी इनसे भिड़ने की नहीं सोचते। फिर ये कैसे? गंगाधर ही शक्तिमान है। जमीन पर कम से कम 3 दर्जन मरे हुए फुर्तीले टिड्डे होंगे। इतने टिड्डों को मारने के लिए अवनी शेरगिल को भी किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। तो इस इंसान ने अकेले इतने सारे टिड्डों को कैसे मार गिराया? कौन है ये? सुपरमैन, स्पाइडरमैन या फिर बाहुबली? तुम्हें क्या चाहिए? एक फुर्तीले टिड्डे की कीमत 10,000 रुपए। वीर अपने सामने खड़े हैरान लड़के को देखते हुए पूछता है। जय के वहां आने से पहले वीर सोच ही रहा था कि वो इतने सारे मरे हुए टिड्डों का क्या करे। जोश जोश में उसने इतने टिड्डे मार तो दिए, पर वो ये भूल गया कि जरूरत से ज्यादा इन फुर्तीले टिड्डों की एनर्जी हासिल करने के बाद उसे एक भी जीन पॉइंट नहीं मिलेगा। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी जय वहां आ गया था और उसने वीर को इन टिड्डों की लाश के साथ देख लिया। अच्छा हुआ वीर ने अपना कवच अभी तक पहना हुआ था, नहीं तो शायद जय उसे पहचान लेता। एक टिड्डा 10,000 का, बस इतना सस्ता? जय हैरानी से वीर को देखता है। ये पहली बार कुछ बेच रहा है क्या जो इतना कम दाम लगा रहा है? जय वीर को देखते हुए सोचता है, भले ही बहुत से लोग प्राइमरी एलियंस का शिकार कर लेते हो, पर फिर भी इस तरह के एलियंस की तादाद कम होती है, खास करके फुर्तीले टिड्डे जैसे एलियंस की, जिनकी एनर्जी आज तक किसी ने भी हासिल नहीं की थी। इसीलिए इनकी कीमत 10,000 से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। और अगर वीर इन टिड्डों की लाशों को देव आश्रम पहुंचाने में जय की मदद कर देता है, तो यही दाम 2-3 गुना तक बढ़ सकता है। तो फिर सुनहरे कवच में खड़ा ये आदमी अपना नुकसान क्यों करना चाहता है? ऐसा तो नहीं कि 1 महीने से जगह जगह घूम के खुद जय के कान खराब हो गए हों और उसने कुछ गलत सुन लिया हो। जय हैरानी से वीर को देखते हुए सोचता है। हाँ, 10,000 का एक टिड्डा लेना है तो लो, वरना चलते बनो। वीर का जवाब जय के शक को दूर कर देता है और जय को विश्वास हो जाता है कि ये आदमी वाकई में पहली बार कुछ बेच रहा है, इसीलिए इसे इन फुर्तीले टिड्डों की सही कीमत नहीं पता। पर जय जैसा सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं था। वीर को अच्छे से पता था कि इन फुर्तीले टिड्डों की क्या कीमत है, पर वो जानता था कि बिना किसी कन्वेंस के इतने सारे मरे हुए फुर्तीले टिड्डों को वापस देव आश्रम ले जा पाना नामुमकिन है। और अगर वो किसी साधन की तलाश में इन टिड्डों को यहाँ छोड़कर चला जाता है, तो हो सकता है कि कोई इन्हें चोरी कर ले। इसीलिए वीर ने बिना ज्यादा सोचे समझे इन टिड्डों की ये कीमत लगा दी। और वैसे भी वीर के पास इतना समय और स्टैमिना नहीं था कि वो इन सब चीजों में उसे बर्बाद करे। उसे इससे भी जरूरी चीजें करनी थी और इसीलिए वो थोड़ा नुकसान उठाने के लिए तैयार था। हाँ बिल्कुल, मैं ये सारे फुर्तीले टिड्डे खरीद लूंगा। वैसे कुल मिलाकर कितने हैं ये? जय तो खुशी से पागल हो गया था। ये फुर्तीले टिड्डे हर तरह से उसके लिए फायदेमंद हैं। एक तो ये उसे कम कीमत में मिल रहे हैं और दूसरा इनकी सप्लाई कम होने की वजह से
ये बहुत ही यूनिक गिफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये 43 फुर्तीले टिड्डे हैं। क्योंकि तुम आदमी सही लग रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दे दूंगा, जिसके बाद ये सभी टिड्डे तुम्हें 4 लाख में पड़ेंगे। वीर ज्यादा सोचे समझे बिना जय को अपना आखिरी ऑफर बताता है। उसे लगा था कि जय के पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए उसने जय को डिस्काउंट भी दे दिया। भाई, मैं तुम्हें इन फुर्तीले टिड्डों के 10 लाख दूंगा और ये 10 लाख रुपए का एडवांस और रखो। ये फ्यूचर में तुम्हारे द्वारा मुझे मिलने वाले सभी शानदार चीजों के लिए है। मुझसे डील करके तुम्हें फायदा ही फायदा होगा। मैं हमेशा तुम्हारे सामान की अच्छी से अच्छी कीमत लगाऊंगा और अगर तुम्हारे पास म्यूटेंट एलियन की एनर्जी हुई तब तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। जय अपने बैग से नोटों के बंडल निकालकर वीर की तरफ बढ़ाते हुए कहता है। सच पूछो तो इस समय जय जिस हालत में था उसे देखकर वीर को विश्वास नहीं था कि उसके पास 4 लाख रुपए भी होंगे। फिर 20 लाख तो बहुत दूर की बात है। पर वीर ये नहीं जानता था कि ये 20 लाख रुपए जय के लिए कुछ भी नहीं है। इतना तो वो एक टाइम के खाने पर उड़ा सकता है। फिर यहाँ तो उसे ऐसा इंसान मिला जिसने अकेले ही इतने टिड्डों को मार गिराया। फ्यूचर में ऐसा इंसान उसके बहुत काम आ सकता है। ये इंसान नहीं बल्कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है और ऐसी मुर्गी पर जितने भी पैसे खर्च करो कम है। तुम्हारी फटीचर हालत को देखकर लगता तो नहीं कि तुम इतने अमीर हो। वीर नोटों का बंडल लेते हुए जय से कहता है और उसकी बात सुनकर जय हल्का सा मुस्कुरा देता है। सच पूछो तो पैसों के अलावा मेरे पास और है ही क्या। यूं समझ लो कि मैं टाइटन ग्रह का मुकेश अंबानी हूँ। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए एडवांस में दिए ताकि तुम्हारे पास अगर फ्यूचर में ऐसी कोई भी शानदार चीज आए तो वो तुम मुझे ही बेचना। और अगर तुम किसी म्यूटेंट एलियन की एनर्जी मुझे बेचोगे तब तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। जय अपनी बड़ाई करते हुए कहता है। कहीं ना कहीं उसे ये भी डर था कि कहीं उसके हाथ से ये सोने का अंडा देने वाली सुनहरी मुर्गी निकल ना जाए, इसीलिए उसे जितना हो सके उतना दाना डालो ताकि ये मुर्गी कहीं और ना जा पाए। भाई, तुम बोलते बहुत हो। खैर, अपना नाम और पता बता दो। फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ मिलेगा तो मैं तुम्हें कांटेक्ट कर लूंगा। वीर गहरी सांस लेते हुए कहता है। जय का बड़बोलापन अब वीर को बोर कर रहा था, पर फिर भी एक बात को वीर अनदेखा नहीं कर सकता और वो ये कि जय के बड़बोलेपन के बावजूद वो ईमानदार है, वरना 4 लाख के 10 लाख कौन देता है। फ्यूचर में जय उसके बहुत काम आएगा। बस एक बार वो काले क्रिस्टल की मदद से एक प्राइमरी एलियन को म्यूटेंट एलियन में बदल दे, फिर तो जय आसानी से उसे 3 करोड़ तो क्या उससे कहीं ज्यादा दे देगा। आखिर वो टाइटन ग्रह का मुकेश अंबानी जो है। जय सहगल नाम तो सुना ही होगा, पर हाँ, मेरा असली नाम भी है ये। नहीं, मेरा मतलब है कि हमारे देव आश्रम में कई लोगों के निक नेम भी है ना। जैसे एक लड़का है जिसको हम सनकी बुलाते हैं, पर मेरा ऐसा कोई नाम नहीं है। तुम चाहो तो मुझे रिची रिच बुला सकते हो। और हाँ, मैं रूम नंबर 1046 में रहता हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो और यहाँ टाइटन ग्रह पर कब से हो? अच्छा छोड़ो ये सब, मैं तो कहता हूँ कि मेरे साथ चलो, थोड़ा गप्पे शप्पे हाँकेंगे, मस्ती करेंगे। वैसे हमारी जोड़ी बिल्कुल बैटमैन और रॉबिन जैसी नहीं है। तुम बैटमैन और मैं रॉबिन, बस फर्क इतना है कि यहाँ बैटमैन नहीं बल्कि रॉबिन अमीर है। जय एक्साइटेड होकर वीर से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है, पर अपने पिता की मौत के बाद से वीर ने सबसे घुलना मिलना काफी कम कर दिया है। ना ही उसे दोस्त बनाना पसंद है, ना ही वो किसी से बात करता है। अगर उसके लिए कोई खास मायने रखता है तो वो है उसकी माँ और उसकी बहन। साथ ही साथ वो ये भी नहीं चाहता था कि जय को पता चले कि वीर और कोई नहीं बल्कि वही सनकी है जिसके बारे में वो अभी अभी बात कर रहा था। वीर को डर था कि कहीं उसकी असलियत जानकर जय भी बाकी लोगों की तरह उससे दूरी न बना ले। इसलिए बेहतर यही है कि जय से जितना कम से कम बोलो उतना अच्छा है। मेरा नाम डॉलर है और तुम्हारे लिए बस इतना ही काफी है। पैसे तैयार रखना, मैं बहुत जल्द रूम नंबर 1046 में एक शानदार चीज लेकर आऊंगा। इतना कहकर वीर पैसों को अपने बैग में रखता है और जय से विदा लेते हुए टिड्डों के इलाके से बाहर जाने लगता है। भाई, तुम्हारा इंतजार करूंगा, आना जरूर।
और हाँ, चिंता मत करना, पैसों की कमी नहीं है मेरे पास। वीर को जाता हुआ देखकर जय पीछे से हाथ हिलाते हुए चिल्लाते हुए कहता है, और देखते ही देखते वीर उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। डॉलर नाम थोड़ा अजीब नहीं है? खैर, मुझे क्या करना, मुझे तो बस सामान से मतलब है। और वैसे भी डॉलर नाम भले ही अजीब हो, लेकिन सनकी से तो अच्छा ही है ना। पता नहीं वो लूजर कहां भटक रहा होगा। वीर के जाने के बाद जय सोचता है, बेचारे को अब तक समझ नहीं आया कि गंगाधर ही शक्तिमान है, यानी कि जिस सनकी का देव आश्रम में ये सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, वो कोई और नहीं, वीर उर्फ डॉलर ही है।